गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने 5.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 तक बात कर ली थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के बारे में बात करेंगे। देखिए जो भी जितने भी रह गए हैं 16, 17, 18, 19, 20 जो भी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है। क्या कहता है कि डिटरमाइन दी एपी। एपी हमें डिटरमाइन करनी है हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म क्या बताई गई है 16 एंड सेवंथ टर्म बताई गई है। सेवंथ टर्म एक्सीड। एक्सीड का मतलब आपको मैंने कल बताया था कि मोर देन होता है। लास्ट प्रीवियस पार्ट के अंदर एक्सीड क्या हो जाता है कि मोर देन दी सेवंथ टर्म एक्सीड दी फिफ्थ टर्म बाय 12। तो देखिए एपी हमने बनानी है। अब जनरल एपी कैसे बनती है सर? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। तो कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ ए और डी अगर होते हैं तो हम इस एपी को बना सकते हैं। तो हमारे पास थर्ड टर्म गिवन के अंदर क्या है? थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे? ए3। ए3 को क्या लिख सकते हैं? ए3 कितनी दी गई है? 16 दी गई है। ए3 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 2डी इज इक्वल टू 16। इतनी ही बात है। ये दो बातें दी गई। दूसरी क्या है कि एंड सेवंथ टर्म, जो सेवंथ टर्म बताई गई है, सेवंथ टर्म बताई गई है एक्सीड करेगी फिफ्थ टर्म से कितना? 12। तो सेवंथ टर्म जो आएगी वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड करने का मतलब क्या बताया था? मोर देन। तो हम क्या करेंगे? प्लस 12। तो ए सेवन, सेवंथ टर्म को क्या लिख सकते हैं? A7, फिफ्थ टर्म को A5 प्लस 2। ये राइट कर सकता हूं। अब इस सेवंथ टर्म को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 60, फिफ्थ टर्म को A प्लस 40 प्लस में ये राइट कर सकते हैं। ए क्या है? प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। दोनों सेम टर्म में क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। 6d माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 2d आ जाएगा। 2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 डिवाइडेड बाई में 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा कैंसिल करने पर? 6। तो d हमारे पास कितना आ जाता है? यहाँ से 6 आ जाता है। अब d की वैल्यू 6 आ गई है, इस इक्वेशन के अंदर पुटअप कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो उसकी इक्वेशन नंबर 1 आई है। तो डी के अंदर पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। डी की जगह 6 पुट करेंगे तो a प्लस 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, क्योंकि डी की जगह 2 पुट 6 पुट करेंगे 6 2 जा 12 हो गया। तो 12 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 4। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? ए की वैल्यू। अब ए और डी आ गई तो क्या हम कोई भी एपी बना सकते हैं? बिल्कुल। जनरल फॉर्म ऑफ एपी याद कीजिए। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। कोई भी एपी की एक जनरल फॉर्म क्या होती है? कोई भी एपी की एक जनरल फॉर्म क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू सॉरी इसी तरीके से चलती जाती। तो क्या हमारे पास ए है? बिल्कुल सर। ए क्या आ गया? और डी कितना आ गया? 6। तो 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10। a प्लस 2d, ए की जगह 4 आ गया सर। 2 इंटू में डी की जगह वैल्यू कितनी है? 6। तो सोल्व करने पर क्या आ जाएगा? ये तो 4 रह गया सर, ये 10 रह गया। इसको सोल्व करेंगे तो 6 2 या 12, 12 और 6, 12 और 4 16। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसी तरीके से आप a प्लस 3d करके नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या राइट किया गया है? लिखता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। हमारे पास कोई गिवन एपी दी गई है। उस गिवन एपी के अंदर लास्ट से हमने 20th टर्म निकालनी है। लास्ट का मतलब पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते थे अगर हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी होती थी। अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे? पीछे से। लास्ट रिवर्स ऑर्डर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, इसकी जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाया था, सेम एज इट इज बिल्कुल। जब भी लास्ट से कोई भी टर्म के बारे में पूछता है तो उस एपी को उल्टा लिख दीजिए, मतलब उसको एक रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख दीजिए। जो पहले नंबर पे है वो लास्ट पे चला जाएगा, जो दूसरे पे है वो सेकंड लास्ट पे चला जाएगा, इसी तरीके से। तो गिवन एपी क्या है हमारे पास? गिवन एपी हमने देखा 3 8 13 और लास्ट में क्या है? 2 5 3, 253 लिखा गया। अब उसने लास्ट से 20th टर्म पूछे तो इसलिए सर मैं गिवन एपी को रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख देता हूं। तो रिवर्स ऑर्डर
ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा वो देखिए। रिवर्स ऑर्डर का लिखने का मतलब ये क्या है, ये लास्ट पे है सर, ये सबसे पहले आ जाएगी, ये उसके बाद फिर ये, फिर सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला जो लास्ट था वो फर्स्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा, तो 253 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते जाएंगे लास्ट 13 8 3, ये हमारे पास अब एपी हो जाएगी किसके लिए, फ्रॉम लास्ट टर्म की जब बात करेगा। अब ये हमारे पास एपी आ गई सर, तो इस एपी को देखते हैं, तो ए की वैल्यू सर 253 है सर। डी कैसे निकालोगे, डी तो क्या होता है a2 माइनस a1, नहीं हमें पता है कि सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। a2 माइनस a1 लगा लीजिए, a3 माइनस a2 लगा लीजिए, a4 माइनस a3 लगा लीजिए, कुछ भी लास्ट से। अब हमारे पास लास्ट से दो चीजें हैं, तो क्या हम करेंगे, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग मतलब बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को क्या करना है, माइनस करना है। तो सक्सीडिंग टर्म क्या है इसमें, बाद वाली टर्म क्या है, माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गया 5, 8 ग्रेटर का माइनस का 5। आप इसको इससे भी माइनस कर सकते हैं, 8 माइनस 13 करोगे तो भी माइनस 5 आएगा। ओके, जो आपका मन करे डी निकाल सकते हो उसी। ए आ गया, डी आ गया। उसने क्या पूछा था, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से तो हमने ऑर्डर लिख ही लिया है, सीधा क्या निकालना है, A20 निकालना है। A20 को क्या लिखेंगे, a प्लस 19 डी लिखेंगे सर। ए की वैल्यू हमारे पास 253 आ गई है, प्लस 19 इनटू में डी की जगह वैल्यू कितनी आ गई सर, माइनस का 5। सोल्व करिए, 253 प्लस माइनस माइनस 9 5 जा 45, 4 कैरी आ गया, 9 1 जा 5 1 जा 5, 5 और 4 9, ठीक है 95 आ जाए। 95 को इसमें से माइनस करेंगे, 13 में से 5 माइनस किया तो 8, 15, तो यहाँ 14 रहेगा, 14 में से 9 माइनस किया 5, और यहाँ कितना रह गया 1। ये हमारे पास लास्ट से 20th टर्म क्या है 158, ये रहेगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर लास्ट में पूछा गया है वो हम राइट कर देंगे क्या, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट term from the last term of AP is 150। ये रहेगी आंसर की लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 5.2 एक्सरसाइज क्या कहता है कि the sum of the fourth and eighth term of AP, कोई भी AP दी गई है उसकी फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म के बारे में बात करें। फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म जो है AP की वो कितनी है, उन दोनों का सम, फोर्थ टर्म का और एट्थ टर्म का मिला के सम कितना आ रहा है 24। ठीक, कहता है कि फोर्थ टर्म कहने का मतलब A4 हो गया सर, प्लस A8 हो गया, इन दोनों का सम जो है AP के अंदर कितना आ रहा है 24। एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म, 6th और 10th टर्म का सम कितना आ रहा है 44, मतलब A6 प्लस A10 का जो सम है वो कितना आ रहा है सर 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ AP, AP की पहली तीन टर्म, फर्स्ट A1 A2 A3 हमें फाइंड आउट। गॉट इट, तो ये स्टेटमेंट में लिखा गया था। तो जैसे उसने स्टेटमेंट में बोला है कि फर्स्ट क्या है, सम ऑफ फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का मतलब A4 एंड एट्थ टर्म A8, इन दोनों का सम, तो प्लस का सिंबल आ गया बीच में, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 24। इसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकता हूं सर, इसको A प्लस 7D लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी 24 होगी, 1A और 1A कितना हो गया 2A, 3 और 7 कितना हो गया 10D हो गया, 24 हो गया। ये हमारे पास इस पहली बात से इक्वेशन सोल्व होकर आ जाए। गॉट इट। दूसरी बात में क्या लिखा गया है, सम ऑफ दी सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म मतलब A6 है, 10th टर्म A10 है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 44। A प्लस 5D A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना हो गया सर 44। 1A और 1A 2A, 9 और 5 कितना हो गया 16, 14, 9 और 5 14D इज इक्वल टू 44। तो ये हमारे पास कोई सेकेंड इक्वेशन है।
इन दोनों बातों से दो इक्वेशन निकाली, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। पहले 3 टर्म क्या होगी, फर्स्ट तो a1 ही होगी सर, जिसको हम a से नोट करते हैं। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस डी। तो a और d की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है तो हम पहले 3 टर्म भी फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या है, दो वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से क्यों सोल्व करेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर जो फर्स्ट कोफिशिएंट है उनके वेरिएबल सेम है। ये जो a वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट यहाँ पर भी 2 है, तो सीधा सोल्व कर लेते हैं। 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 हो गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी इक्वेशन 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। दोनों को सोल्व करेंगे तो दोनों को माइनस कर देते हैं, तो साइन क्या हो जाएगी, नीचे नीचे वाली टर्म की 2a से 2a क्या हो गया, कैंसिल, एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 14d आ जाएगा सर, क्योंकि माइनस का 14, ये जो सिंबल है ये इनके काउंटर नहीं होते, नीचे वाले जो चेंज हुए सिंबल का काउंट। प्लस माइनस माइनस, 44 में से 24 को माइनस कीजिए, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया, ग्रेटर कौन है 44, तो नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 डिवाइडेड बाय में 4 5 जा 5, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 5 आ जाती है। अब इस डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में। हम फर्स्ट में पुट करते हैं 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। डी की जगह सर क्या पुट करना है, 5, 2a 5 पुट करेंगे, 10 5 जा 50 हो जाएगा, 20, 50 प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस, सोल्व करने पर क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 24 माइनस का 50 हो गया मेरे पास। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 में से 50 तो जा नहीं सकता, 50 में से 24 माइनस कीजिए, 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 2 गया तो 2, ग्रेटर कौन है दोनों में, 50 का सिंबल क्या आ गया, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो 2a इज इक्वल टू माइनस का 26 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 26 डिवाइडेड बाय में 2, कैंसिल होने पर 30, a की वैल्यू आ गई सर माइनस का 30, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का, क्या हमारे पास ए भी आ गया और बी भी आ गया, कोई भी उसने फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 टर्म्स क्या है, मतलब a1 क्या होता है, a ही होता है सर, तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सर, माइनस का 30। अब पूछ रहा है सर a2, तो a2 कैसे निकलता है सर, a प्लस डी की वैल्यू से, a प्लस डी की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू माइनस की 13 है सर, डी की वैल्यू कितनी है, प्लस का 5, तो प्लस माइनस माइनस, सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। a2 की वैल्यू सर आ गई माइनस का 8, a3 की वैल्यू क्या आएगी, इसी से सोल्व कर लीजिए, a प्लस 2d, ऐसे सोल्व करते हैं, a प्लस 2d की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है सर, माइनस का 3, माइनस का 13, प्लस 2 इंटू में d की जगह 5 है, तो 5 टू जा 10, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस का 13, सेकंड आ जाएगा माइनस का 8, और थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। तो पहले 3 ही टर्म निकालनी थी, ओके, ये रह जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, कहता है कि सुबह और कोई भी नेम है स्टार्टेड एक वर्क स्टार्ट करती है इन 1995 के 1995 के अंदर वो अपना एक काम वर्क स्टार्ट करती है एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, उसको जो सैलरी ली जाती है वो कितनी है, 5000 रुपए, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, और उसका इंक्रीमेंट लगता है हर साल, हर साल जो इसका इंक्रीमेंट लगेगा वो कितना बताया गया है, उसने बोला है एनुअल सैलरी बताई गई है उसकी, वो कितनी है 5000, और एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट फॉर ₹200, मतलब हर साल, जैसे 1995 के अंदर उसने वर्क स्टार्ट किया 1995 के अंदर, तो 1996 में जाएगी तो जो उसकी सैलरी है 5000 रुपए सैलरी है, उसमें कितना इंक्रीमेंट लग जाएगा 200 रुपए, तो 5000 252 रुपए हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जाएगी तो 200 रुपए और बढ़ जाएंगे, तो 5200 की जगह कितने हो जाएंगे 5400। तो बट ये कैसे लग रहे हैं, ईयरली, हर साल 200 रुपए इंक्रीमेंट। तो इन विच ईयर, कौन से साल के अंदर डिड हिज सैलरी रीच टू ₹7,000, हमें ये बताना है कि कौन से साल के अंदर उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 10वें साल के अंदर, 12वें साल के अंदर, 15वें साल के अंदर, या 20 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000, हमें ये फाइंड आउट, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं अब जो एपी की फॉर्म बनाते हैं, कहते पहले रुपीज कितने थे
तो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर क्या बनेंगे? लिस्ट ऑफ नंबर का मतलब क्या है? जो नंबर दिए गए। सर पहले नंबर क्या है? पहले जब वर्क स्टार्ट किया तो सैलरी की बात हो रही है, तो सैलरी कितनी है सर? 5,000। दूसरे साल 1995 के बाद 1996 में वो एंटर करे तो उनकी सैलरी के अंदर 200 रुपए इंक्रीमेंट लग गया, 5200 रुपए हो गए। 5200 रुपए के बाद फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर इनका इंक्रीमेंट कितना हो गया? मतलब इंक्रीमेंट लग के सैलरी कितनी होगी? 5400 रुपए। इसी तरीके से सैलरी चलती जाएगी। हमें ये बतानी है ये सैलरी जो है वो 7,000 कौन कितने सालों बाद हो जाएगी, ठीक है? कौन से साल में हो जाएगी? तो देखिए, क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर है? ये हमारे पास क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर। लिस्ट ऑफ नंबर्स हमने लिखी है। क्या ये नंबर एक एपी की फॉर्म बना रहे हैं? बिल्कुल सर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 200 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 200 का। तो इसी तरीके से दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या है? इट इज एन एपी। इट इज एन एपी। ये हमारे पास एक एपी है। अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 5। 5200 में से 1500 को माइनस कर दिया तो हमें क्या बचेगा? ओके, ये हमारे पास दिया गया। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 500 होगी सर। अब ये लास्ट टर्म दी गई है, लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं? ए एन। ये एपी है तो ये क्या है? लास्ट टर्म है सर। लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 700, 7000 दी गई है। तो ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला क्यों लगाया सर? क्योंकि एनएच टर्म के बारे में गिवन है, एनएच टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी होगी? 7000 सर। ए की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5000 सर। एन माइनस 1 इंटू में डी। एन के बारे में कुछ पता है? नहीं। एन तो हमें फाइंड आउट करना है क्या कि ये कितने साल के अंदर 7000 उसकी सैलरी हुई है। एन नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 200। सोल्व कर लीजिए। अब या तो पहले n के साथ 200 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2000 को 200 को, और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर हम क्या करेंगे? ये भी एक नंबर है 500, 700 भी एक नंबर है, तो नंबर के बाद नंबर चला जाएगा। 700 माइनस 500 लिख सकते हैं। ये टर्म प्लस की थी सर, इधर आ गई तो माइनस की। यहाँ क्या बचा? n माइनस 1 इंटू में 200 हो गया, ठीक है। 7 में से 5 को माइनस किया तो 2, लास्ट में 3 जीरो, 200 मल्टीप्लाई में जाएगा तो सर किस में हो जाएगा? डिवाइड में। यहाँ कितना बचा? n माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 10 माइनस का 1 है सर, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 11 आ जाएगी। तो कितने सालों के बाद, मतलब 11th ईयर के अंदर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000 रुपीज। ओके, यही पूछा था। इन विच ईयर, कौन से ईयर के अंदर डिड हिज इनकम रीच टू सैलरी, मतलब रीच टू 7000, उसकी जो सैलरी है वो 7000 कौन से कितने सालों में पहुंच जाएगी? 11th ईयर के अंदर। क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा? 11th ईयर, ठीक है। 11th ईयर हिज इनकम रीच रुपीज 7000। ठीक, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या राइट किया गया है? 5.2 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 20 राइट किया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। कहता है रामकली सेव्ड, कोई नेम बताया गया है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। साल के पहले वीक के अंदर, मतलब साल के पहले हफ्ते के अंदर वो ₹5 बचाती है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और हफ्ते भर की जो सेविंग है उसको वो इंक्रीज कर देती है। पहले ₹5 से ज्यादा बचाने लगती है। कहता है कितने इंक्रीज कर देती है? 1.75। इसका मतलब क्या है? ₹1.75, ₹1.75 इंक्रीज कर देती है। किसके अंदर? ₹5 से अब इतने रुपए इंक्रीमेंट कर देती है। इन हिज nth वीक, अगर इफ इन nth वीक के मतलब हमें नहीं पता कौन से वीक की बात कर रहा है। n का मतलब नेचुरल नंबर भी कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स्थ वीक, जितना भी है। इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स, अब वो कहता है कि किसी एक nth वीक के अंदर, 10वें वीक के अंदर, 11वें वीक के अंदर, 15वें वीक के अंदर उसकी जो वीकली सेविंग है वो कितनी हो जाती है? ₹20.75। तो ठीक, कितने? ₹20.75। फाइंड द एन, तो हमें एन की वैल्यू, जो वीक है, nth नंबर का जो वीक है, कौन से वीक है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो एन नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले कि उसने कितने रुपए बचाने स्टार्ट किए फर्स्ट वीक में? ₹5। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या आ गई? लिस्ट ऑफ नंबर्स के बारे में देखते हैं।
लिस्ट ऑफ मेंबर्स, पहले 5 रुपए थे सर, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड ईयर के मतलब सेकेंड वीक के अंदर उसने कितने रुपए कर दिए, 1 रुपए 75 पैसे बढ़ा दिए, तो कितने हो गए 5 के अंदर कितने ऐड कर देते हैं 1.75, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा कितना आएगा 5 तो था ही सर, 5 और 1 6.75 रुपीज, ठीक। अब इसी तरीके से इसके अंदर भी तो क्या हो गया 6.75 के अंदर क्या हो गया नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीक आएगा उसके अंदर भी 1.75 क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीमेंट हो गया 7 पॉइंट, पहले प्लस करेंगे 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 कितना हो गया 15, 6 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 रुपीज 50 पैसे। तो ये जो इंक्रीमेंट है वो चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, लास्ट में जो ये पैसे हैं वो कितने हो जाएंगे 20 रुपीज 75 पैसे। इतना इंक्रीमेंट हो गए, ये जो पैसे हैं वो यहाँ तक, मतलब 5 रुपए से लगे थे तो कितने हो गए थे 20 रुपए 75। तो हमें ये बताना है ये कौन से वीक के अंदर हुए, ये फर्स्ट वीक के अंदर, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, तो ये जो इतने पैसे हुए कौन से वीक के अंदर हुए, मतलब 10th वीक 11th वीक 9th वीक जो भी आंसर है एनएफ कंपाउंड। तो क्या हमारे पास ये लिस्ट ऑफ नंबर एक एपी बना रहे हैं, बिल्कुल सर, क्योंकि इन सभी का डिफरेंस कितना आएगा 1.75, क्योंकि इन सभी में ऐड क्या करने हैं 1.75, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंस 6.75 में से 5 माइनस करेंगे तो वही बात है, इसमें 1.75 ऐड कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे 1.75 आएगा। दूसरा डिफरेंस निकालिए 858 रुपीज 50 पैसे में से माइनस करेंगे 6 रुपीज 75 पैसे, तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया सर 5, ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा 4 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 7 में से 6 माइनस किया तो सेम, क्या दोनों का कॉमन डिफरेंस एक बार है, यस इट इज कॉमन एपी, तो क्या लिखेंगे इट इज एन एपी, जो ये लिस्ट ऑफ नंबर है इट इज एन एपी, ये हमारे पास एपी है, देयरफॉर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना आ गया 1.75, और ए है हमारे पास वो कितना आ गया 5, ए हमारे पास 5 है, और लास्ट टर्म जिसे हम क्या बोलते हैं ए एन, तो इस एपी की लास्ट टर्म क्या दी गई है 20 रुपीज 75 पैसे, ये हमारे। अब सर लास्ट टर्म दी गई है एन टर्म का फार्मूला लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ओके। क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म के बारे में बात हो रही है तो लास्ट टर्म का फार्मूला है एनएथ टर्म का फार्मूला है हमारे पास, एनएथ उसने एनएथ वीक भी दिया हुआ है, एनएथ टर्म तो हमें दी हुई है सर, एनएथ टर्म का फार्मूला क्या होता है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 रुपीज 75 पैसे इज इक्वल टू ए की वैल्यू सर कितनी है, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1, एन के बारे में तो पता ही नहीं कौन सी है, कौन से वीक के अंदर, साल के कौन से वीक के अंदर इतने पैसे हुए, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी की वैल्यू 1 रुपीज 75, ठीक। तो सबसे पहले कैसे सोल्व कर सकते हो, या तो इनके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 1.75 की, या फिर 5 इसमें से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, 20 रुपीज 75 पैसे माइनस का 5 हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में, ये स्टेप इजी रह जाता है 1.75, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप करो। देखिए 5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 15.75, क्योंकि ये तो डेसिमल के बाद में, इसके डेसिमल के बाद में 0 लगाएंगे तो सेम 75 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.75 मल्टीप्लाई के अंदर है n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 1.75 है, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो डिवाइड में क्या आ गया 100 आ गया, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो डिवाइड में कितना आएगा 100। अब ये टर्म मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, इधर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी 100, इसे क्या लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाय में 175, यहाँ क्या रह जाएगा n माइनस 1, 100 के अंदर क्या होगा, क्या 175 के साथ ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई है, बिल्कुल। अगर हम इसे किससे कैंसिल करें 5 से कैंसिल कर दीजिए, लास्ट में इसके भी 5 है इसके भी 5, तो 5 भी जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्या ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 पे कैंसिल कर, अब किस पे कैंसिल कर, दोबारा से 5 पे कैंसिल कर दीजिए, 5 7 जा
35, 5 पे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5 6 जा 30, 5 3 जा 7 1 जा 7 7। कहने का मतलब 175 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया सोल्व करने पर 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 9 ये 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो गया सर। n की वैल्यू कितनी आ गई सर 10। n हमारे पास कितना हो जाएगा सर। तो कौन से वीक एमएस वीक की वैल्यू क्या आ रही है 10th वीक के अंदर उसकी जो वीकली सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 20 रुपीज 75 पैसे। ठीक ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अब तक हमने पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट एग्जांपल के रिगार्डिंग और उससे पहले उसके बेसिक के बारे में बात की। पहले बेसिक पढ़ा था हमने इस चैप्टर के रिगार्डिंग इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। उसके बाद हमने एक एक एग्जांपल भी किए एक एक सम भी किया। जो कुछ पार्ट्स थे वो मैंने छोड़ दिए क्योंकि सेम है बिल्कुल। तो मैंने हर एक सम को आपको सोल्व करवाया। फिर भी आपको अगर कोई स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं। गॉट इट? थैंक यू।